तीसरा सिटी एजुकेशनल जोन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज देखिए जो लाइट प्रकाश सेक्टर है इसका पार्ट 3 लेकर आ रहा हूँ। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है, ध्यान रखिएगा। 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तीसरा पार्ट है। इसमें कुल 4 टॉपिक के बारे में मुझे पढ़ना है जो बहुत ही फंडामेंटल थिंग्स हैं, फाउंडेशन आप कह सकते हैं कि लाइट है, लाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात ये है कि जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होते हैं, चाहे आपका एसएससी का हुआ, यूपीपी का हुआ, रेलवे का हुआ, ऐसे तमाम सारे एग्जाम्स में, ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में लाइट से इन सभी टॉपिक से बहुत ही अच्छे और अधिकतर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ध्यान रखना है, इसके सबसे पहले मुझे एक काम क्या करना है कि इसके कंसेप्ट को समझना है। यदि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो इससे जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे बहुत सारा रटते होंगे कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये जो भी तमाम सारी चीजें हैं इसको आप हमेशा रटते होंगे, लेकिन रटने का कोई काम नहीं है, क्योंकि साइंस और मैथ रटने वाली चीज नहीं, इसे सीखना पड़ता है। और क्या सीखना पड़ता है? कंसेप्ट इसका क्लियर करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले ये 4 टॉपिक में सबसे मेरा पहला टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इससे थोड़ा सा कम बनता है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। कहीं कहीं एक लाइन में पूछ देता है कि विवर्तन से अभिप्राय होगा और 4 ऑप्शन दे देता है, या अन्य सारे एग्जामों में जहां लिखित परीक्षा होती है वहां पर पूछ देता है कि विवर्तन किसे कहते हैं। किसका विवर्तन? तो प्रकाश का विवर्तन। तो समझ जाइए कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। देखिए आप सभी को पता है कि प्रकाश की किरणें निकल के आती हैं। प्रकाश की किरण कहीं से निकल के आती है, कहाँ से? मान लीजिए सूर्य से प्रकाश की किरण निकल के आ रही है। तो जब ये निकल के आती है तो बीच में क्या होता है कि एक बाधा पड़ जाता है, मतलब कोई वस्तु है कि यहाँ पर बीच में इनको रोकने लगती है, इनको जाने नहीं देती है। तो वस्तु का पीछे क्या होता है? छाया होता है। इस वस्तु के पीछे क्या होती है? वस्तु की छाया होती है। तो ये जो किरणें होती है थोड़ा सा कर्व होके उसके छाया वाले भाग की तरफ से निकल जाती है। यही कहलाता है आपका क्या? प्रकाश का विवर्तन। देखिए कितना इजी है, आपको बिल्कुल 1 मिनट में समझ में आना है कि जब प्रकाश की किरण निकल के आती है तो बीच में रास्ते में उसे एक बाधा मिलता है, एक अवरोधक वस्तु मिलता है, और वो जो वस्तु होता है उसका छाया होता है पीछे उसकी तरफ। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये क्या करती है कि ऐसे तो पार नहीं कर पाएगी सीधे, तो थोड़ा सा यहाँ से कर्व हो जाती है और इसके वस्तु के जो ये छाया है उसकी तरफ उसके भाग में जाकर मिल जाती है, अर्थात उधर से निकल जाती है। यही कहलाता है आपका प्रकाश का विवर्तन। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इससे ज्यादा आपको इस बारे में नहीं पूछता है, इतना जानना है कि ऑनलाइन में हम इसे कैसे क्या डिफाइन करें। देखिए अब हम क्या करते हैं कि अब पहला टॉपिक मेरा हो गया, दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बाकी इन सभी टॉपिक को मैं मिटाता हूँ। देखिए बहुत ही शानदार टॉपिक है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं आपके, चाहे क्लास 8 की बात हो, क्लास 7 की बात हो, और जो मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे मिनिमम कम से कम 4-5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन 4-5 तरह के क्वेश्चनों को पूछने का तरीका बहुत सारा होता है। तो कम से कम मिला के आप 10 से 15 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इसके कंसेप्ट को कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पर परावर्तन दिया है, तो यानी क्या है? ये भी एक प्रकार का परावर्तन है, लेकिन परावर्तन में क्या है? पूर्ण रूप है, यानी पूर्ण रूप से जब प्रकाश की किरणों का आंतरिक परावर्तन के बारे में आपसे कह रहा है। देखिए आपने सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप सबसे पहले जान जाइए कि प्रीवियस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे लिंक दिया गया होगा और वहां से आप प्लेलिस्ट को पा सकते हैं या डायरेक्ट वीडियो को पा सकते हैं, और लाइट का जो प्रीवियस वीडियो है उसे देख सकते हैं। क्योंकि क्या जाता है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। यदि फाउंडेशन नहीं आपका बढ़िया है तो क्या आपकी इमारत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए। तो सबसे पहले परावर्तन, और एक और आपने सुना था क्या? अपवर्तन सुना था। तो परावर्तन में हमने क्या बताया था कि कोई एक सरफेस होता है, जैसे मान लीजिए ग्लास है, इसमें प्रकाश की किरण आती है और टकरा कर क्या होती है? चली जाती है। ये आपका परावर्तन बताया था।
लेकिन हमने अपवर्तन बताते समय आपसे थोड़ा सा इसे ब्रॉड कर दिया था, इसमें थोड़ी सी रूल और नए नए आ गए थे। क्या क्या हो गया था कि हमने बताया था दो प्रकार के माध्यम होते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका माध्यम हो गया हवा और एक आपका माध्यम हो गया इधर जल। ये आपके दो प्रकार के माध्यम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं पुनः दोहरा दे रहा हूँ, जो हवा है आपका वो विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है, जिसे आप क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। और देखिए ये जो जल है आपका, ये कौन सा माध्यम है? ये आपका सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? जल आपका सघन माध्यम होता है। तो क्या होता है कि प्रकाश के अपवर्तन में जब किरणें आती हैं, यानी एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में, तो यहाँ पर एक अविलंब होता है। तो ये किरण कभी कभी इसके अविलंब की ओर आती है और कभी कभी अविलंब से क्या होता है? दूर जाती है। यही आपने पढ़ा था कि जब किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो किरण क्या होती है कि जैसे ही प्रवेश करती है दूसरे माध्यम में तो एक बार अविलंब की ओर जाती है और एक कंडीशन बनता है कि अविलंब से दूर जाती है। अविलंब क्या है? एक काल्पनिक प्रकाश की रेखा होती है, हमने बताया काल्पनिक रेखा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ जाना कि जो हवा आपका है ये विरल माध्यम है। अब इसके घनत्व की बात करें तो हवा का जो घनत्व होता है वो कम होता है। जल सघन माध्यम है, यदि इसके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व क्या होता है? अधिक घनत्व होता है। ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर माध्यम तो दो रहते हैं, तो आप यही जानते हैं कि यदि दो माध्यम हैं और किरणें जाएंगी तो वहां पर अपवर्तन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि किरण आती तो है, लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है वो प्रवेश नहीं करती है, वहां से टकरा के फिर जैसे परावर्तन होता है उसी तरफ चली जाती है। चलिए एक बार हम इसे समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब आपका है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। सबसे पहला कंडीशन आपका क्या होता है? अभी मैंने आपको घनत्व वाली बात बताया, यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण होती है वो हमेशा अधिक घनत्व से, क्या अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर, अधिक घनत्व से क्या होता है? कम घनत्व की ओर चलती है। प्रकाश की जो किरण होती है वो अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर। अब अधिक घनत्व किसका होता है? तो सघन माध्यम का क्या होता है? अधिक घनत्व है। और सघन माध्यम जैसे मान लीजिए आपका जल हो गया। कम घनत्व किसका होता है? तो आपके विरल माध्यम का मान लीजिए। विरल माध्यम का नाम यहाँ पर क्या ले लें? मान लीजिए आपका हवा हो गया। ठीक है। तो पहला कंडीशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या हुआ कि किरणें जब चलेगी तो अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर चलती है। दूसरा भी इसमें एक पॉइंट होता है, दूसरा भी क्या होता है इसमें? कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि जब किरणें टकराती है सतह पर तो वहां पर एक कोण बनता है आपतन कोण, और वो जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण हमेशा, आपतन कोण क्या होता है? हमेशा मतलब आप कह सकते हैं कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से, क्या आपतन कोण क्रांतिक, जिसे आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण से क्या होती है? अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, अधिक होती है। दो कंडीशन हुआ आपका। पहला कंडीशन कि जब भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर किरणें जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण से ये क्या होता है? ये अधिक होता है। ध्यान रखिए, ये दो आपके कंडीशन होते हैं। जब आपतन कोण की क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएंगे तो वहां पर प्रकाश का क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये आपका रहा सिस्टम, ये चीज। ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है कि एक्चुअली होता क्या है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा और आइए इसे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बोला है कि अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर किरणें जाती हैं, यानी निश्चित है कि दो प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है इसमें। तो एक अधिक घनत्व मतलब हम एक माध्यम जल ले लेते हैं, और कम घनत्व मतलब एक माध्यम हम क्या ले लेते हैं? हवा ले लेते हैं। देखिए ये है, ये आपका जल है और ये आपकी क्या है? मान लीजिए नीचे हवा है। तो जब ये किरण ऐसे आई और यहाँ अभिलंब मान लीजिए और यदि प्रवेश कर जाती है दूसरे माध्यम में तो अब तो ये अपवर्तन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन नहीं होता है। माध्यम दो जरूर होते हैं, ये अधिक घनत्व, ध्यान रखिएगा, ये अधिक घनत्व और ये आपका क्या होता है? कम घनत्व। अधिक घनत्व
कम घनत्व, यानी किरणें जो भी चलती हैं अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर चलती हैं। किरणें जो भी चलेंगी अधिक घनत्व, ये आपका अधिक घनत्व ऐसे कम घनत्व की ओर चलेगी। अधिक घनत्व मतलब कौन सा माध्यम होगा आपका? सघन माध्यम होगा। कौन सा माध्यम? सघन। और कम घनत्व मतलब आपका कौन सा होगा? विरल माध्यम होगा। लेकिन जैसे ही सघन माध्यम से किरण चली और विरल माध्यम के पास जैसे ही आती है वो वहां पर टकरा के पुनः क्या हो जाती है? उसी माध्यम में वापस चली जाती है, और यही आपका क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। समझिए क्या कहना है कि पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से चलने के क्रम में विरल माध्यम से टकराकर पुनः अपने माध्यम में अर्थात सघन माध्यम में वापस लौट जाती हैं, वो कहलाता है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कंडीशन एक होता है कि वहां पर जो आपतन कोण होगा वो क्रांति कोण से क्या होता है? अधिक होता है। तो ये देखिए अधिक घनत्व अर्थात जल से किरण चली, लेकिन आने के क्रम में इस विरल माध्यम के पास जैसे ही आती है प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि इसमें अपवर्तन हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगी तो बस यहाँ टकराती है और टकरा के पुनः क्या होती है? वापस चली जाती है। ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये 2 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कम घनत्व से अधिक घनत्व, अधिक घनत्व से कम घनत्व, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर प्रकाश की किरणें चलती हैं और वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पर कि आपतन कोण और आपतन कोण और क्रांति कोण में क्या अंतर होता है? मतलब क्या संबंध होता है? किसमें एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपतन कोण और क्रांति कोण में क्या संबंध होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपतन कोण होगा, क्या जो आपतन कोण होगा, ये आपतन कोण हमेशा क्रांतिक कोण से क्या होगा? अधिक होगा। किससे अधिक होगा दोस्तों? क्रांतिक कोण से आपतन कोण आपका अधिक होगा, तब जाकर क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये 2-4 तरह की चीजें। और देखिए ये भी पूछ सकता है, सघन विरल ना देखिए, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। देखिए अभी तो आप जाने कि अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जाती है, अर्थात जल हवा में पूछते हैं तो कह देंगे कि जल से निकल के हवा की तरफ जाती है। तीसरा जल क्या है? सघन माध्यम है, और एक क्या है? विरल माध्यम, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। चौथा क्वेश्चन है, ये तो रहा आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइए अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। आप इसे नोट कर लेंगे, हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल तो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार अधिकतर हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे जो पहला और कह सकते हैं कि ये मशहूर है, पूरा मतलब सभी जानते हैं कि हमेशा पूछा जाता है, लेकिन बार बार बच्चे गलती करके चले जाते हैं। वहां पर देखिए पहला है आपका हीरे का चमकना। यदि आपसे पूछ दिया जाए हीरे क्यों चमकते हैं, यानी हीरे का चमकना किस क्रिया पर निर्भर करता है, क्यों होता है, एक ऑप्शन दे दिया तो आपका तुरंत उत्तर ये होना चाहिए कि हीरा जो चमकता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR कह सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हीरे क्या होते हैं? चमकते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या होता है? आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है। ये आपका पहला एग्जाम्पल रहा कि हीरे का चमकना। बस ऑनलाइन में क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है, आप बता देंगे हीरे का चमकना क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें होता है। इसका क्रांति कोण 24 कुछ समथिंग होता है इसकी वजह से, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपने सुना होगा मरीचिका का निर्माण, मरीचिका, ध्यान रखिएगा, मरीचिका एक्चुअली मरीचिका क्या होता है? देखिए कहीं कहीं मृग मरीचिका के नाम से भी जानते हैं। लाइए इसे हम थोड़ा सही लिख लेते हैं। मरीचिका, मरीचिका का बनना, यानी मरीचिका कब बनता है, कैसे, क्या होता है? तो मरीचिका में कभी कभी आपको क्वेश्चन ये बनता है कि मृग मरीचिका पूछ जाता है। तो ध्यान रखिएगा रेगिस्तानी क्षेत्रों में मरीचिका का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ ऐसा महसूस होता है?
रेगिस्तानी क्षेत्रों में, अर्थात जिधर रेत बालू के क्षेत्र जाते हो, जहाँ धरती पर अधिकतर रेत आपके मिलते हो, वहाँ पर मरीचिका का निर्माण होता है। तो मरीचिका क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति खड़ा होता है और उस व्यक्ति के कुछ दूरी पर आगे या पीछे की तरफ जब देखता है तो उसको एक आभास होता है कि आगे कुछ दूरी पर पानी है, आगे कुछ दूरी पर क्या है, पानी है। जैसे एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक यहाँ पर मैन है, एक व्यक्ति है, और इधर देखता है तो इसकी आंखों से दिखाई देता है कि यहाँ पर क्या है, कुछ पानी का हिस्सा है, कुछ पानी वहाँ पर रखा गया। ऐसा रहता नहीं है, लेकिन इसको व्यक्ति को क्या होता है, बस महसूस होता है कि आगे इलाके में क्या है, पानी है। वही कहलाता है आपका मरीचिका का निर्माण। ये आपका कहलाता है मरीचिका। बस पानी आपको क्या होता है, दिखाई देता है, प्रतीत होता है। यानी कह सकते हैं कि जो रेगिस्तानी इलाके में मरीचिका का निर्माण होता है वो आपकी आंखों का एक प्रकार का धोखा है। ऐसा होता नहीं है, बस आपकी आंखें धोखा खाई रहती हैं और समझते हैं कि क्या मरीचिका का निर्माण हो रहा है। अर्थात व्यक्ति जब आगे की तरफ देखता है तो वहाँ का रेत इस प्रकार से चमकता है, इस प्रकार से रेत जो वहाँ पर होता है चमकता है कि एहसास होता है कि वहाँ पर पानी है, वहाँ पर पानी उपस्थित है, जबकि ऐसा कतई नहीं होता है। ठीक है, ये रहा आपका मरीचिका का निर्माण। ये भी किस कारण से होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एक दूसरा उदाहरण है रेगिस्तानी क्षेत्रों में मरीचिका का निर्माण होना। अब देखिए जो तीसरा आपका है, ये बड़ा ही नया एक प्रचलित क्वेश्चन है, काफी इसका प्रचलन हो चुका है, हर एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जा रहे हैं, कहीं आप जाते हो वहां पर आपसे पूछने को मिलता है। तीसरा है, ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत पढ़े होंगे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। तीसरा है कि टूटी हुई शीशा के किनारों का चमकना, के किनारों का चमकना। ठीक है, यानी जो शीशा होता है, जैसे मान लीजिए कि एक शीशा है आपका और ये शीशा क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए क्रैक हो जाता है, तो आप देखिए जब शीशा क्रैक हो तो थोड़ा सा यहाँ पर तिरछा उर्छा रहता है। तो ये जो आपका हिस्सा होता है इन सभी के अपेक्षाकृत, ये भी शीशा है, जैसे मान लीजिए कि ये दो पार्ट में हो गया शीशा, एक पार्ट में ऐसे और एक पार्ट में मान लीजिए ऐसे हो गया। तो ये जो किनारा वाला हिस्सा है इन सभी की अपेक्षाकृत अर्थात इसके और इसके अपेक्षाकृत ये जहाँ पर टूटा है, जहाँ पर क्रैक है, ये ज़्यादा चमकता है। इसलिए चमकता है क्योंकि यहाँ भी क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो शीशा है और शीशा जहाँ क्रैक किया है यहाँ पर आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसकी वजह से ये अत्यधिक चमकता है बाकी के हिस्सों की अपेक्षा। ठीक है, ये आपके रहे कुल 3 एग्जाम्पल और ये रहा आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है आप समझ गए, जो भी किरणें होंगी अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जाएंगे। अधिक घनत्व किसका होता है, किस माध्यम का होता है, तो आप सभी को पता है। कम घनत्व किसका होता है आपको पता है, इसके एग्जाम्पल भी ये भी आपने देखे, हवा जल के माध्यम से हमने बताया था किसका क्या होता है। और इस चीज़ को और अच्छे से जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, नहीं भूलें, वहाँ पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि कैसे क्लियर करते हैं कि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। कभी कभी जल हवा में भी परिवर्तन होने लगता है, तो ये स्थिति के अनुसार होती है, ये आप बाद में देखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर। तीसरा जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बड़ा ही शानदार टॉपिक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनमें विक्षेपण होता है, यानी क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो वर्ण विक्षेपण में आप समझ जाइए कि जब कोई प्रकाश की किरण होती है उन प्रकाश की किरणों का रंग कैसा होता है, शुरुआती दौर में श्वेत रंग की होती है, सफेद रंग की होती है, श्वेत प्रकाश की किरणें होती हैं, इतना ध्यान रखेंगे। तो जब ये श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म के माध्यम से गुजरती हैं, किसी भी प्रिज्म के माध्यम से गुजरती हैं, तो इनको जाना तो चाहिए अपने इस मार्ग पर, ये कह लीजिए आप क्या मुख्य मार्ग कह लीजिए, क्या कह लीजिए मुख्य मार्ग कह लीजिए या वास्तविक मार्ग कह लीजिए, कुछ भी एक समझने के लिए कह लीजिए। तो इन किरणों को जाना तो चाहिए इधर, लेकिन ये किरणें इस रास्ते पर न जाकर यहाँ से ऐसे कई सारे रंगों में क्या हो जाती हैं, बट जाती हैं। 1 2 3 4 5 6
और ये आपका 7। इन सभी रंगों में क्या होती है, किरणें आपकी बट जाती हैं। तो एक किरण यहाँ से जाती है, लेकिन ये एक किरण 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में बट जाती है। यही कहलाता है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अर्थात जब भी किसी प्रिज्म के माध्यम से एक श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है, तो गुजरने के उपरांत, गुजरने के बाद वो श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बट जाती है, और वही क्या कहलाता है, प्रक्रिया आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब बात ये बनती है कि जो 7 रंगें होती हैं, ये कौन कौन सी रंगें होती हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि सबसे ऊपर जो आपका होता है वो रेड होता है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, लाल रंग कहते हैं। क्या कहते हैं आप, लाल रंग कहते हैं। और सबसे नीचे जो आपका होता है वो वायलेट होता है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, बैगनी कहते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि जो प्रकाश की किरणों का 7 रंगों में विभाजन होता है, उन सभी किरणों के पास एक तरंग धैर्य होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि एक तरंग धैर्य होता है। ये तरंग धैर्य आप समझ सकते हैं कि किरणों की एक शक्ति होती है और उसी शक्ति का एक मान होता है। अर्थात एक किरण है, इसके पास जो शक्ति होगी, उसमें कुछ शक्ति होगी, कितनी शक्ति होती है, तो उसे हम तरंग धैर्य कहते हैं या लेम्डा कहते हैं। और ये जो लेम्डा का यहाँ पर जो मान होता है लाल रंग के लिए, वो आपका होता है 7800 ए और उसके पावर छोटा सा 0 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एंगस्ट्रॉम मात्रक होता है किसका, तरंग धैर्य का। अर्थात तरंग धैर्य क्या होता है, किरणों का शक्ति होता है। अर्थात इसकी शक्ति कितनी है लाल रंग की, तो 7800 एंगस्ट्रॉम है। अर्थात लाल रंग का तरंग धैर्य का मान कितना होता है, अर्थात ये लेम्डा होता है, लेम्डा का मान कितना होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। और जो बैगनी होता है, इसके लेम्डा का जो मान होता है बैगनी रंग के, वो आपका होता है 3900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितना होता है 3900 एंगस्ट्रॉम। तो आप एक चीज देख रहे हैं, ऊपर 7800, नीचे क्या है 3900। ठीक इसी प्रकार से रेड के बाद ये आपका भी हो गया, यहाँ पर आई, ये आपका बी, ये आपका जी, यहाँ पर वाई और ये ओ, यानी भी। ये किस क्रम में होते हैं यहाँ पर ध्यान रख लेंगे, भी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, इसी क्रम में होती है। वी से वायलेट होता है बैगनी, आई से इंडिगो आपका जामुनी, बी से ब्लू नीला, जी से क्या होता है ग्रीन हरा, वाई से येलो मतलब क्या पीला, ओ से ऑरेंज मतलब नारंगी, और आर से रेड मतलब आपका लाल होता है। ये आपके क्या है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद रंगों का जो विभक्त हुआ है वही है। तो इसमें रेड कलर के पास सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य अर्थात सबसे ज्यादा शक्ति, और वायलेट कलर के पास सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है अर्थात सबसे कम शक्ति होती है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो तरंग दैर्घ्य का मान है धीरे धीरे घटने लगता है। यानी रेड से थोड़ा सा कम ऑरेंज का हो जाएगा, ऑरेंज से थोड़ा सा कम येलो का हो जाएगा, ऐसे क्रमशः सबसे कम किसका हो जाता है आपका वायलेट कलर का। लेकिन यही जब आप नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो सबसे कम आपका वायलेट का है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा इंडिगो का, इससे थोड़ा ज्यादा ब्लू का, इससे थोड़ा ज्यादा ग्रीन का। इस प्रकार से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमने बताया था या साधारण सी भाषा में आप जानते हैं कि जिसके पास कम शक्ति होगी वो क्या होगा, अर्थात जिसके पास कम तरंग दैर्घ्य होगा वो पूरा रूप से बिखर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी यानी तरंग दैर्घ्य का मान ज्यादा होगा तो वो पूर्ण रूप से जल्दी टूटते नहीं है, वो चलते रहेंगे, आगे की तरफ क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे। ये चीज होता है। अर्थात जो कम टूटेंगे उनका कम, अर्थात उसे कह सकते हैं आपकी कम प्रकीर्णन हुआ, जो ज्यादा टूट रहे हैं, जो ज्यादा बिखरेंगे उनका क्या होगा, अधिक प्रकीर्णन। तो देखिए लाल रंग का यहाँ पर लेम्डा अर्थात तरंग दैर्घ्य 7800 है, यानी ये सबसे अधिक है, सबसे अधिक शक्तिमान है। तो ये सबसे अधिक इसका शक्ति का मान है, तो आप क्या कह सकते हैं कि इसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। लेकिन वायलेट का क्या है, यहाँ पर शक्तिमान क्या है, सबसे कम है, यानी ये बहुत ही जल्दी क्या होती है, बिखर जाती है, टूट जाती है। अर्थात इनका बिखरना टूटना साइंस की भाषा में प्रकीर्णन कहलाता है। अर्थात इनका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी शक्ति क्या है, सबसे कम है, तो प्रकीर्णन इसका पहले ही फैल जाएगी। जो कमजोर व्यक्ति है उसे थोड़ा सा चोट लग जाए तो टूट जाएगा, समझ रहे ना साधारण सी भाषा में, तो उसका प्रकीर्णन यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। इसके पास शक्तिमान ज्यादा है तो ये जल्दी नहीं टूटेंगे, जल्दी नहीं बिखरेंगे, तो इनका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर
आपका एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लीजिए आप बार बार सुने होंगे अपवर्तनांक, एक चीज आता है क्या, अपवर्तनांक। एक्चुअली अपवर्तनांक होता है क्या, आप बहुत बार रटे होंगे किताबों से, आप और भी बहुत सारे वीडियोस को देखे होंगे और वहां से रटने का जरूर प्रयास किए होंगे, लेकिन यहाँ पर हम रटेंगे नहीं। यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि पढ़ाई इसीलिए होती है भाई कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके रटने से क्या फायदा है। यदि आप रट कर कुछ बन भी जाए तो कोई इसका मतलब नहीं है। आप जब तक किसी को समझा ना पाए पढ़ने के बाद, समझने के बाद, तब तक आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अपवर्तनांक की हम बात करते हैं। देखिए सीधी सी भाषा में बस एक सेकंड ध्यान में रखिए, अपवर्तनांक की परिभाषा आपके बनकर आपके सामने होगी, बस बिल्कुल आपका ध्यान इधर होना चाहिए। ये प्रकाश की किरण देखिए जा रही है और इस प्रिज्म में जैसे ही प्रवेश की तो इसको इस रास्ते पर जाना चाहिए, लेकिन इस रास्ते पर न जाकर इधर चली जा रही है और 7 रंगों में बट गई है, अर्थात अपने मुख्य मार्ग पे नहीं जा रही है। जिधर से रास्ता तो इनका ये था, इधर जाना चाहिए, लेकिन उधर नहीं जाके ये यहाँ से क्या हो रही है, भटक जा रही है। तो देखिए जो इस मुख्य मार्ग से ज्यादा भटका होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और जो इस मुख्य मार्ग से कम भटका होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो देखिए ये आपका मुख्य मार्ग है, इस मुख्य मार्ग से सबसे ज्यादा कौन भटका है, तो देखिए ये किरण वायलेट अर्थात बैगनी रंग जो है ये सबसे ज्यादा भटक के दूर चली गई है। तो इसका जो अपवर्तनांक होगा बैगनी का जो अपवर्तनांक होगा, देखिए अपवर्तनांक आपके यही होंगे। अपवर्तनांक एक तो होगा आपका सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होगा, और दूसरा आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि अपवर्तनांक किसका कम होता है, यानी कम किसका होगा, ठीक है, किस रंग का होगा। तो हमने क्या बताया अपवर्तनांक किसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के रास्ते से जाती है तो वो अपने इस मुख्य मार्ग, जाना तो चाहिए इसे सीधे ऐसे, लेकिन नहीं जाती है, यहाँ से इधर इधर भटक जाती है। तो जो इस मुख्य मार्ग से ज्यादा भटका होगा, ज्यादा दूर भटक गया होगा, उसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा, ज्यादा होगा, और जो कम भटका होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो इस मुख्य मार्ग से जाना चाहिए इसको इधर सीधे, लेकिन इस मुख्य मार्ग से ये जो आपका वायलेट रंग है ये सबसे दूर भटक के यहाँ पर चला आया। देखिए जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ये चला आया ऐसे, यानी इस मुख्य मार्ग से सबसे दूरी पर ये भटक के आ गया है। इसलिए जो सबसे ज्यादा भटका है उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सर्वाधिक होगा, अर्थात बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है आपका सर्वाधिक होता है। अब चलिए सबसे कम अपवर्तनांक की बात करते हैं। तो ये मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग से आप बता सकते हैं कि सबसे कम कौन भटका है, कौन सा रंग का किरण सबसे कम भटका है। तो देखिए वो है आपका क्या, लाल रंग की किरण सबसे कम भटकी है। तो ये लाल रंग का अपवर्तनांक आपका क्या होगा, सबसे कम हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि बैगनी रंग का सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। अब आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों तीनों में तुलना भी कर सकते हैं, ठीक है, तुलना भी कर सकते हैं। तुलना क्या करना है आपको कि यदि रेड दिया है ऑरेंज दिया है, यदि इन दोनों में पूछे तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक भटक गया है और ये देखिए कौन दूर भटका है, ऑरेंज वाला दूर भटका है। तो ऑरेंज का अपवर्तनांक क्या होगा, रेड की अपेक्षा करीब ज्यादा होगा, रेड का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आइए, ये देखिए येलो है, ये देखिए यदि लाल रंग और ये आपका क्या है ऑरेंज है और ये आपका क्या है येलो। यदि इन तीनों की हम तुलना करें तो इस मुख्य मार्ग से सबसे ज्यादा कौन भटका है, येलो रंग भटका है, अर्थात इस येलो रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, इन तीनों की अपेक्षा में सबसे अधिक होगा। बाकी इन दोनों का क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। इन दोनों में आपको पता ही चल गया कि लाल रंग का क्या होगा, कम होगा। ऐसे आप तुलना करके, यदि डायरेक्ट आपको लाल और बैगनी में से प्रश्न नहीं करता है, कोई और प्रश्न कर देता है, बीच में से उठा देता है, तो आप बस पटाख से ऐसे बनाइएगा और यहाँ से आप निर्धारण कर सकते हैं कि अपवर्तनांक किसका ज्यादा और किसका कम होगा। ये समझने की बात है। ये रहा। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि गति किसकी अधिक होती है, किसकी कम होती है। गति के बारे में ध्यान रखिएगा, गति के बारे में, जिसका भाई शक्ति ज्यादा होगा वो अधिक गति करेगी, जिसका शक्ति कम होगा वो कम गति करेगी। तो लाल रंग की सबसे अधिक जो गति होगी, गति जो
अधिक होगी वो किसकी होगी भाई, लाल रंग की, क्योंकि इसका शक्तिमान क्या है, सबसे ज्यादा है। और ये गति कम किसकी होगी, तो वो ध्यान रखिएगा आप, सबसे कम गति किसकी होती, तो बैगनी कलर की होगी। किसकी होगी, बैगनी कलर की होगी। क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य का मान सबसे कम है, इसकी शक्ति क्या है, सबसे कम। ये रहा आपका यहाँ पर 2-3 प्रकार के क्वेश्चन, ऐसे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आपका जो टॉपिक है वो है आपका इंद्रधनुष का बनना, कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, उसे हम देखते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। इसे आप ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए, एक टॉपिक है आपका इंद्रधनुष का बनना। बार बार बच्चे पूछा करते हैं कि सर इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, इंद्रधनुष में कौन कौन से कलर होते हैं। अधिकतर छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, सुनते हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जान जाइए इंद्रधनुष, बड़ा ही अच्छा नाम है इसका, इंद्र, और ये आपका देखिए बार बार मिस्टेक हो रहा है, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, ये आपको देखना है, ये आपको क्या समझना है। देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या समझना है कि इंद्रधनुष बनते कैसे। आपको देखिए जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जब बारिश बंद होता है तो जो बारिश के जल वाष्प होते हैं, क्या जल वाष्प, यानी जो जल के वाष्प होते हैं वे क्या वायुमंडल में घूमते और तैरते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए बारिश होने के, ये तो पहला आप ये समझ जाइए कि इंद्रधनुष बनता कब है, तो ये समझ जाइए आप वर्षा के बाद। ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछ देता है यदि मल्टीपल चॉइस में तो बच्चे गलत कर जाते हैं। ये क्वेश्चन कि इंद्रधनुष बनता कब, वर्षा के पहले, वर्षा के बाद, वर्षा के बीच में। तो ध्यान रखिएगा इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वर्षा के बाद होता है। दूसरा ये आपको ध्यान रखना है कि इंद्रधनुष जो बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में। ये 2 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। गौर करिएगा दोस्तों, इंद्रधनुष बनता है कब, वर्षा के बाद। ये ऑप्शन कहीं है, बस सटाक से मारिएगा आपको सही होगा, 1 नंबर आपको पाने से लिए कोई नहीं रोक सकता है। वर्षा के बाद इंद्रधनुष बनता है। दूसरा, इंद्रधनुष बनता है किधर, आपके 4 कंडीशन दे कह देगा कि सूर्य के ऊपर, सूर्य के नीचे, सूर्य के बगल में, तमाम सारे कुछ भी बना दे। आपको ढूंढना क्या है कि भैया कहाँ ये दिया है कि सूर्य के विपरीत, सूर्य के, कोई कहेगा कि सूर्य के पास, सूर्य के नजदीक, ये सभी। और चौथा कह सकता है सूर्य के विपरीत, और कहेगा ही नहीं, कहेगा तो जाएगा। तो ये आपको ढूंढना है कि इंद्रधनुष बनता है कहाँ पर, सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य इधर है तो यहाँ पर क्या होगा आपका इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इधर आपके क्या होंगे इंद्रधनुष बनते हैं। ठीक है, ये चीज आपको 2 क्वेश्चन, क्या वर्षा के बाद इंद्रधनुष बनता है और जो इंद्रधनुष बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में। आपके 2 नंबर यहाँ पर पक्के होंगे, तो मेरा दावा है, चैलेंज, ध्यान रखिएगा। अब हम ये चर्चा करते हैं कि बनते कैसे हैं। ठीक है, हमको ये पता चल गया कि कब बनते हैं और किधर बनते हैं, स्थान और समय का हमें पता चल गया कि इंद्रधनुष का समय कब है, कब बनता है, और इंद्रधनुष कहाँ बनते हैं उनके स्थान का भी पता चल गया, किस दिशा में बनते हैं ये पता चल गया। लेकिन कैसे बनते हैं, तो हमने बताया कि बारिश के बाद जो जल वाष्प होते हैं, ये जो जल वाष्प होते हैं इसमें जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो किरणें पड़ने के बाद ये किरण कुल 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, 3, 4, 5 और 6, और ये आपका क्या होगा 7। कुल कितने रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंग में। वही सबसे ऊपर R और सबसे नीचे V, और ये V के ऊपर I, B, G, Y, O, R। वायलेट, V से क्या होता है आपका वायलेट होता है, मतलब बैगनी। I से इंडिगो, इंडिगो मतलब क्या होता है आपका जामुनी। B से ब्लू, ब्लू मतलब नीला। G से ग्रीन मतलब हरा। Y से येलो, येलो मतलब पीला। O से ऑरेंज मतलब नारंगी, और R से क्या होता है रेड, रेड मतलब क्या होता है लाल। दोस्तों कई बार तो रेलवे की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, पूछ देता है कि सबसे बीच वाला रंग कौन सा होता है। कई बार पूछ देता है कि बीच वाला, कि जब वर्ण विक्षेपण होता है तो उनके वर्ण क्रम में बीच का रंग कौन सा होता है। तो कुल 7 होते हैं, तो ऊपर के 3 छोड़ दीजिए, नीचे के 3 छोड़ दीजिए, बीच वाला आपका ग्रीन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बन के आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं कि अपने कंसंट्रेशन को खो जाते हैं, अपनी एकाग्रता खो जाते हैं और गलत करके 1 नंबर का आसान क्वेश्चन
चले आते हैं। तो चलिए हम पुनः लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे जो ऊपर होगा आपका रेड होगा, सबसे नीचे आपका क्या होगा, भी होगा। भी से स्टार्ट करते हैं, VIBGYOR, ये आपके 7 रंग हुए। बीच का रंग कौन सा होता है आपका, ग्रीन होता है। 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यूकेजी का बच्चा बता देगा यदि आप ऐसे लिख कर रख देंगे तो। लेकिन प्रश्न बनता है तो आप वहां गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमने बताया कि ये है मेरा जलवाष्प। क्या है, जलवाष्प। कब, वर्षा के बाद जब प्रकाश की किरण जलवाष्प पे पड़ती है, तो पड़ने के बाद ये एक जो किरण है, एक सिंगल किरण थी ना अकेले, ये 7 रंगों में क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये जब 7 रंगों में बढ़ती है तो यहीं पर इंद्रधनुष का बनना हमें दिखाई देता है। यहीं पर इंद्रधनुष बन के दिखाई देता है। होता क्या है कि इसमें से आप ये समझ जाइए कि जो नीचे के आपके ये 2 रंग होते हैं, ये इनका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और थोड़ा सा इनसे ज्यादा इसका तरंगदैर्घ्य होता है। तो इनका तरंगदैर्घ्य कम है, तो जब इनका तरंगदैर्घ्य कम होता है तो एक कंडीशन आप ध्यान रखिएगा कि तरंगदैर्घ्य कम है तो ये कम शक्ति है तो बिखर जाएंगे, अर्थात इनका प्रकीर्णन हो जाता है। बच जाते हैं आपके ये कुल 5 कलर, ये 5 कलर आपके बच जाते हैं। और यही 5 कलर आपके ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 5, और यही 5 कलर आपके होते हैं। सबसे पहले आपका B, आपका C, Y, O और एक R। ठीक है, देखिए रेड कलर सबसे अंतिम में होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, अर्थात ये सबसे दूर तक यात्रा करता है। ऑरेंज कलर यहीं तक यात्रा करता है, रोक देता है क्योंकि शक्ति कम है उसकी। और देखिए येलो कलर यहाँ तक यात्रा करता है, रोक देता है। ग्रीन कलर देखिए यहाँ तक यात्रा करके रोक देता है। ब्लू कलर बस यहीं तक, जहाँ से चलता है यहीं तक आगे रुक जाता है। तो ये आपको ध्यान करना हो कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो जब जल वाष्प होती है जो वर्षा के बाद हवा में तैरती रहती है, उसमें एक श्वेत प्रकाश रंग की किरण पड़ती है, तो उस टाइम ये जो आपका जलवाष्प है एक काम करने लगता है। किस प्रकार से, प्रिज्म के रूप में कार्य करता है। किस रूप में, प्रिज्म के रूप में। एक और नया क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, प्रिज्म के रूप में कार्य करता है। अर्थात जब वर्षा हो जाती है और जो जलवाष्प होते हैं उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो जलवाष्प किस रूप में काम करते हैं, तो प्रिज्म के रूप में काम करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्रिज्म ही किसी किरण को 7 रंगों में विभक्त करता है, अर्थात जलवाष्प प्रिज्म के रूप में। एक और नया क्वेश्चन, 1 नंबर ये भी पक्का नोट कर लीजिएगा। ये आपके कुल 7 रंग हुए, इन दोनों का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इनका शक्तिमान कम होता है, तो ये पहले ही बिखर जाते हैं। जब हम नीचे से देखते हैं तो ये पहले ही कुछ दूरी तक जाके क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन बचे आपके जो 5 कलर, इन्हीं 5 कलर की सहायता से इंद्रधनुष बनता है। ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष में कौन से कितने कलर होते हैं, 5 कलर। ऊपर के जो 5 कलर होते हैं उन्हीं की सहायता से इंद्रधनुष बनता है। और बाकी जो 2 कलर नीचे होते हैं इनका तरंगदैर्घ्य कम होता है, शक्तिमान कम होता है, जिसकी वजह से बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, अधिक रूप से प्रकीर्णित हो जाते हैं, इनका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है। बच जाते हैं आपके 5 कलर, और ये 5 कलर का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अत्यधिक होता है इन दोनों की अपेक्षाकृत, जिसके नाते इनका प्रकीर्णन कम होता है और अधिक दूरी तक यात्रा करते हैं। तो ये कलर हमें दिखाई देते हैं, ये कलर हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए इंद्रधनुष इस प्रकार से बनता है, किरण पड़ी 7 कलरों में विभक्त हुआ, इन दोनों का तरंगदैर्घ्य कम है तो इनका प्रकीर्णन होकर फैल जाता है, बचता है आपका ऊपर का 5 कलर, और इन्हीं 5 कलर की वजह से आपका इंद्रधनुष जाके निर्माण हो जाता है। और ये इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, और ये इंद्रधनुष क्या होता है, वर्षा के बाद बनता है। और जो आपका जलवाष्प होता है वो एक प्रिज्म के रूप में कार्य करता है। ये आपका यहाँ से 5-7 तरह के क्वेश्चन जो आपके हर प्रकार के एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। एक जरूरी बात मैं आपसे बस बताऊंगा कि आप अपनी नियमितता को बनाए रखिएगा, एकाग्रता बना के पढ़ाई करिएगा, क्योंकि यदि आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी असावधानी की वजह से आपके कुछ नंबर मार्क्स कम आने लगते हैं और आप अपने हौसला को क्या करते हैं, हारने लगते हैं। तो बस आप सभी छात्रों से, आप सभी दोस्तों से मेरा एक निवेदन रहेगा
कि आप अपनी मेहनत को जारी रखें। यदि मेहनत आपका जारी है तो निश्चित कमाल आपकी मेहनत ही कुछ करने वाली है। ये मेरा वीडियो आपको जरूर थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा। यदि मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया इसे आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। निश्चित रूप से आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। एक बात मैं फिर से बता रहा हूं कि प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें। आई बटन सबको पता है, आप बहुत ही टेक्निकल स्टूडेंट है, मुझे पता है। जितने भी स्टूडेंट है काफी हाई टेक्नोलॉजी है, हम लोग तो बस कैसे बना के आपको कोर्स कर देते हैं। दूसरी बात ये कि यदि कुछ वीडियो में कमी आपको दिखाई देती है तो निश्चित आप कमेंट करिएगा, क्योंकि इतना ध्यान रखिएगा बस यहाँ पर मैं और ये मेरा कैमरा प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत आप सभी को प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक को क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को देखें, क्योंकि फाउंडेशन यदि आपका प्रिपेयर है तो फाउंडेशन प्रिपेयर है तो आपकी जो इमारत होगी वो हमेशा के लिए टिकी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।